नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है खबर दमदार का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। कौन कौन सी वो खबरें हैं आपको दिखा देते हैं। पहली खबर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर है। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 26 तारीख को यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। दूसरी खबर सैम पित्रोदा के बयान से जुड़ी हुई। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जहां कांग्रेस बैकफुट पर है, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तीसरी खबर कन्नौज से, जहां से अब खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव कल कन्नौज से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और आखिरी खबर आगरा से, जहां कल पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो वाराणसी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष के साथ संवाद करेंगे। तो वाराणसी से ये खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। कई अलग अलग कार्यक्रमों में अमित शाह को शामिल होना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। और एक मीटिंग होनी है वाराणसी के नेताओं के साथ। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अमित शाह पहुंच चुके हैं वाराणसी। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है उनके निशाने पर एक बार फिर विपक्ष होगा, खास तौर पर कांग्रेस। आज कई और कार्यक्रम भी हैं अमित शाह के, इसके बारे में भी बताएं। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंच गए हैं और आज से वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में वो चुनावी प्रचार अभियान को धार देंगे। सबसे पहले वो यहां जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहीं से जो बगल में केंद्रीय कार्यालय बना हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे। और यहीं पर 50 सीनियर लीडरों से, जिसमें मंत्री हैं और पूर्वांचल के बड़े पदाधिकारी हैं, कई प्रत्याशी हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और फिर 50 पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों से बात करेंगे। कितनी बड़ा मौका है और कार्यकर्ताओं में कितना जोश है गृह मंत्री अमित शाह के आने से। हमारे साथ महिला लीडर्स हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रानिका जायसवाल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, कितना, जब अमित शाह गृह मंत्री जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है वो आते हैं, तो आप लोगों को कितना जोश हो जाता है, चुनाव के लिए कितना उत्साह हो जाता है? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं, वो आए, प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन हमारा जोश वैसे ही चौगुना रहता है क्योंकि हमारे सांसद जी का चुनाव है और पूरे भारत को हम आमंत्रित करते हुए आए और इस चुनाव को देखें। आप ये देखिए, मंच पर तमाम सारे जो लीडर्स हैं, तमाम सारे मंत्री हैं, वो पहुंच गए हैं। तो आपको लगता है कि जो गठबंधन से और जिस तरीके से इस बार सबसे बड़ी जीत के लिए बात की जा रही है, तो जीत का दावा की शुरुआत और जो प्रचार अभियान की शुरुआत आज से आप लोग की हो जाए? हाँ बिल्कुल, जिस बात का हम दावा कर रहे हैं उसके हम साबित भी करेंगे। और उसका आगाज आप देख सकते हैं कि पिछले 4 घंटे से ये मात्र शक्ति बैठी हुई है। तो आपने सुना, और ये मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ। ये आप ये देखिए, खचाखच जो मैदान है वो भरा हुआ है। महमूदगंज का ये मोती झील मैदान है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भीड़ है। और प्रचार अभियान के साथ साथ सबसे खास बात है कि गृह मंत्री अमित शाह के खुद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने जाने का भी कार्यक्रम है। तो वो यहाँ से करने के बाद कल गृह मंत्री अमित शाह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। और यहाँ पर आज पूर्वांचल में न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल की सभी सीटें जो बीजेपी ने पिछली बार जीती थी और वो कुछ सीटें जो पिछली बार हार गए, तो उनके लिए आज रणनीति बनेगी। और यहीं पर आज सारे प्रत्याशियों को, पूर्वांचल के जितने भी प्रत्याशी, जाहिर सी बात है यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह जो संदेश देंगे वो पूरे पूर्वांचल तक जाएगा। और आज कई नेताओं के साथ उनके कार्यक्रम है, मीटिंग है और इस दौरान आगे की जो रणनीति है, पूरे पूर्वांचल को लेकर जो रणनीति है, उसे धार देने की कोशिश होगी। पूर्वांचल जो पहले अछूता था, उपेक्षित था, उसे अहम भूमिका में लेकर आई है बीजेपी। ये दावे बार बार बीजेपी की ओर से किए जाते हैं। इस बार की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, इस बार की जो रणनीति है मेनका, वो बहुत खास है। वाराणसी की रणनीति बिल्कुल अलग है, क्योंकि वाराणसी के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार जीत का जो फासला है वो बढ़ाया जाएगा। उपेंद्र बने रहे हमारे साथ। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आज होना है। उस कार्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी चुनावी कार्यालय के सामने ही
अमित शाह इस वक्त थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम है और बीजेपी के कई बड़े नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। इन सभी के साथ अलग से मीटिंग होगी। 50 सीनियर लीडर्स हैं जो इस वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल पर जिनकी पकड़ है, उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग भी थोड़ी देर में होने वाली है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे जनसभा को, हम आपको फिर से लिए चलेंगे। उपेंद्र, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। दूसरे चरण के लिए 26 तारीख को 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीट जहां पर मतदान होना है। दूसरे चरण में कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, जिनमें मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी चुनाव प्रचार में हैं, तो वहीं मेरठ से अरुण गोविल ने भी चुनाव प्रचार किया, तो उनकी किस्मत भी दांव पर है। इधर संपत्ति बंटवारे को लेकर सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की नजर आपके मकान पर है, आपकी दुकान पर है। कांग्रेस का कहना है कि विरासत पर टैक्स लगाएगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी। ये है कांग्रेस। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को लेकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद स्पष्ट हो गया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए संपत्ति बंटवारे की बात कही है। जनता उनके बयान को गंभीरता से ले। कांग्रेस या तो अपने मैनिफेस्टो से इसे हटाए या फिर कांग्रेस स्वीकार करे कि यही उनका मकसद है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इनहेरिटेंस टैक्स
So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion. इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति बांटेगी। कांग्रेस देश में शरिया कानून भी लागू करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा कहना है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 जातियों की बात की। गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। इसमें किसी जाति की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है। जो गरीब है उसको शासन का हिस्सा मिलना चाहिए, युवा है उसकी आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला है उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किए जाने चाहिए, अन्नदाता किसान वह किसी भी जाति मत मजहब वर्ग का है उसको सम्मान मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी जहां इसकी बात करती है, वहीं कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है? वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी, संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदर बांट करेगी। यानी अपनी पुरानी उस प्रवृत्ति में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है, और फिर वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। इधर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि महंगाई के लिए पीएम ने क्या किया है बीजेपी के लोग ये बता नहीं पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये इनकी पुरानी आदत है। हम शुरू से और अभी तक हम विजन की बात कर रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं कह रहे हैं कि ये हमारी गारंटी है, इस तरह से हम रोजगार बनाएंगे, महिलाओं को हम ये देंगे, महिलाओं के लिए हम ये रोजगार देंगे, आदिवासियों के लिए ये करेंगे, SC ST के लिए ये करेंगे। हम सिर्फ यही बातें कर रहे हैं। आप मेरे भाषण को भी सुने, आधा भाषण इसी पे है, ठीक है, कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या देश की क्या परिस्थितियां हैं। अब इनके जो भाषण है आप सुनते हैं, आप देखते हैं क्या कहाँ है ये बातें। कौन सा विजन भाई? क्या ये विजन आपने कह दिया कि 2047 का विजन है, लेकिन क्या है ये विजन? और लखीमपुर खीरी में बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा के नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में सभी 80 सीट बीजेपी जीत रही है। ये दावा उन्होंने एक बार फिर किया। खीरी में दोराना लोकसभा सीट पे आज रेखा वर्मा ने नामांकन कराया। प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि सर बीजेपी को 400 पार के दावे करें क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रही है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और लोगों का मानना है कि मोदी जी उनके अभिभावक के रूप में है। कोरोना महामारी का काल हो या सामान्य दिन, हर समय मोदी जी अभिभावक के रूप में प्रदेश और देश की जनता के साथ खड़े रहे। कांग्रेस के जो थिंक टैंक थे उनने आज कांग्रेस देखिए, ये दुखद है जो सैम पुत्रा जी ने आज बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो में उल्लेख है उसको उन्होंने मोहर लगाने का काम किया है कि संपत्ति को जब्त किया जाएगा और जब्त करके उन आतताइयों में बांटा जाएगा। ये दुखद है, हम इसका जोरदार विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई क्या?
आप जानते हैं कि जो उन्होंने कहा है इसका साफ साफ आप जवाब दें। स्वयं पित्रोदा के बयान के बारे में क्या कहेंगे वो भी स्पष्ट करे कांग्रेस। सपा प्रमुख ने एक मेरठ में कहा था कि 400 पार का दावा जो बीजेपी कर रही है। समाजवादी पार्टी के जो जिन मुखिया की आप चर्चा कर रहे हैं वो प्रथम चरण के चुनाव में कोई गठबंधन की रैली ही नहीं कर पाए। प्रथम चरण में 8 सीटों पर वो पूरी तरह से हार से घबराए हुए हैं, जनता में जाने से डर रहे हैं और बार बार अपने कैंडिडेट्स को बदल रहे हैं, जिससे प्रदर्शित होता है कि गठबंधन जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का है वो 0 पर आने वाला है। वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हुआ है। फूलों से स्वागत किया है लोगों ने अमित शाह का। ये तस्वीरें देखिए, वाराणसी पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किस तरह से स्वागत हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ काशी की जनता ने भी काफिले पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया है। तो आज अलग अलग कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में, और वाराणसी में एंट्री के दौरान उनके स्वागत की तस्वीर। कन्नौज से कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव का नामांकन है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले कन्नौज से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन उसके बाद खबरें आई कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही चुनाव लड़े, न कि तेज प्रताप को कन्नौज से चुनावी मैदान में उतारा जाए। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि कल अखिलेश यादव ही नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। हालांकि जब उनसे ये सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि नामांकन के दौरान पता चल जाएगा कि उम्मीदवार कौन है। तो कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर इटावा में अखिलेश यादव ने कहा कि जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे या जो भी नॉमिनेशन फाइल करेगा तब पता चल जाएगा कि कन्नौज से एसपी का उम्मीदवार है कौन। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से जनता नाराज है और यहां से समाजवादी पार्टी जिस भी कैंडिडेट को उतारती है वो जीत जाएगा। अखिलेश जी, कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से फिर लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा जी। अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा कौन है यार, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। इधर अमरोहा पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले चरण में मतदान के बाद विपक्ष का आत्मविश्वास अब सिर्फ दिखावा भर रह गया है। अखिलेश के नॉमिनेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में बहुत कंफ्यूजन है, पता ही नहीं उन्हें कि कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनावी मैदान में होगा। उनके यहाँ कंफ्यूजन है, कौन उतरेगा और कौन लड़ेगा और किसका नामांकन होगा, किसको सिंबल मिलेगा, किसी को मालूम ही नहीं है, उन्हें खुद नहीं मालूम। अभी फिर चर्चा चल रही है कि खुद लड़ेंगे। ये डर बनाया जा रहा है, भाई ये आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, अब इनकी बात पे विश्वास करें, प्रधानमंत्री पे करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं संविधान की शपथ मैंने ली है, संविधान का सम्मान मैं करता हूं, देश के लिए ग्रंथ है ये, भारत का संविधान कोई नहीं बदल सकता। अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस के लोग जनसभा में गुंडे भेज रहे हैं। तो बड़ा आरोप स्मृति ईरानी की ओर से कांग्रेस पर लगाया गया है। जनसभा के दौरान गुंडे भेजे जा रहे हैं, ये कांग्रेस की साजिश है, यह आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया है। अमेठी के मेरे 10 साल के राजनीतिक इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं ने एक विशेष गुंडा भेजा। आज की आपकी सभा से पहले महोना पश्चिम में जब मैं जनता के सम्मुख उपस्थित हुई तो हनुमान जी के मंदिर के पास जब मेरा भाषण चल रहा था तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खून का आरोप है और जो कांग्रेस का अपने आप को क्षेत्र में नेता और समर्थक बताता है, वो आया मेरी सभा में। 10 साल में पहली बार गांधी परिवार की ऐसी बौखलाहट देखी है कि अब मेरे कार्यक्रम में अपने गुंडे भेजने लगे। मैं बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से
अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूँ, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।